स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब भी हम किसी सॉल्यूशन के अंदर मेटल्स के साथ पास कराते हैं उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी हम कंडक्ट करवा सकते हैं। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल मीन्स they can be beaten into thin sheets and ductile means they can be beaten into thin wires. All the metals are solid. सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। और जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और हमारे मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं? पॉजिटिव आयंस। कैसे? जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। बस एक एग्जांपल इसमें यही है कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन डोंट मेक पॉजिटिव आयंस। एंड द लास्ट पॉइंट इज मोस्ट अबंडेंट मेटल जो हमारा अर्थ क्रस्ट में है तो उसका नेम क्या है? एल्यूमिनियम, Al जिसका सिंबल है। और भी कई सारी इसकी प्रॉपर्टीज है जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर काउंट करते हैं। जैसे कि इनकी डेंसिटी मेटल्स वालों की क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है। ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। और जितने भी मेटल्स होते हैं ये ग्रे इन कलर होते हैं जनरली, बट इनके अंदर भी एक्सेप्शन है थोड़े, जैसे गोल्ड एंड कॉपर हो गया, इनका थोड़ा सा अलग होता है कलर। ये लस्ट्रस होते हैं और पॉलिश्ड होते हैं, एकदम अच्छे से दिखाई देते हैं मेटल आपको। ये सारे के सारे मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने सॉलिड बोला तो सारे मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। इसमें भी दो एग्जाम्पल है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, Na एंड K जिनका सिंबल है वो ही हमारे हार्ड नहीं होते। और इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। हर चीज इनकी हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर से क्या होगा? इसमें भी एक्सेप्ट हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम, इसकी एक्सेप्शन है। और ये जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोनरस होते हैं। मतलब इनमें क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड। जब भी हम इनको टक करेंगे तो उसमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी मेटल्स की क्या है? हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स ठीक अपोजिट होते हैं किसके? हमारे मेटल्स के। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड पासिस हीट। दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल मीन्स दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन वायर्स। और जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं टोटल हमारे नॉन मेटल्स 22 हैं, जिसमें कि जो हमारे 10 है वो सॉलिड्स हैं और उसमें से एक लिक्विड है जिसका नाम ब्रोमीन है और 11 उसमें गैसेज हैं। और ये सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हाइड्रोजन इज ओनली नॉन मेटल, एक यही नॉन मेटल इसमें एक अकेला है जो कि लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, ये गेन नहीं करता। और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि मेटल्स में मैंने बताया तो वो लस्ट्रस होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, ये पॉलिश्ड नहीं होते। ये क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं बहुत ज्यादा। जैसे इसका एग्जांपल है डायमंड। डायमंड आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सॉफ्ट होता है। और ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे जो मेटल्स थे वो खाली हमारे सॉलिड्स थे ना एक्सेप्ट मरकरी, बट ये तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका कंपैरेटिवली जैसे मेटल से कंपेयर करेंगे तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका थोड़ा सा क्या होता है? लो होता है एक्सेप्ट डायमंड। इनकी डेंसिटीज भी लो होती हैं क्योंकि ये सब्सटेंस जो होते हैं नॉन मेटल बहुत लाइट होते हैं हमारे। ये सोनोरस भी नहीं होते, अगर हम इनको टक करेंगे तो उसमें से कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। और जो ये नॉन मेटल्स होते हैं इनके बहुत सारे डिफरेंट कलर होते हैं। जैसे सल्फर हो गया, उसका कलर येलो होता है, फॉस्फोरस का वाइट रेड होता है, ग्रेफाइट का हमारा ब्लैक होता है। ऐसे ही डिफरेंट चीजें होती हैं। तो अभी तो हमने डिस्कस करी है इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं किसकी? मेटल्स की। तो पहला है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल का रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कि क्या होता है जब हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो जब मेटल बर्नट इन एयर दैट मीन्स दैट मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ये जिसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है एयर में, एयर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? आपका मेटल ऑक्साइड बनाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के अंदर एक टर्म आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये कौन से ऑक्साइड्स होते हैं? जब तुम्हारे यही वाले मेटल ऑक्साइड्स
रिएक्ट करें किसके साथ, दोनों के साथ, एसिड के साथ भी और बेसिस के साथ भी, और क्या प्रोड्यूस करें, सॉल्ट एंड वाटर। तो जिसके साथ भी रिएक्ट करेंगे मेटल्स, जैसे कि मान लो मेटल ऑक्साइड ने रिएक्ट करा एसिड के साथ, तो वो जो मेटल ऑक्साइड के साथ जो सॉल्ट बनेगा फिर वो क्या बनेगा, एसिडिक इन नेचर बनेगा, और जब बेस के साथ करेंगे तो बेसिक इन नेचर। तो जिसके दोनों एग्जांपल ये हैं, हमारा मेटल ऑक्साइड एक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि सॉल्ट है, जो कि क्या है, एक एसिडिक इन नेचर है, और वाटर। और हमारा मेटल ऑक्साइड जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि क्या है, एक बेस है, तो हमारा क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, जो कि क्या है, एक बेसिक इन नेचर। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी दोनों की, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, तो मैंने सारी ही प्रॉपर्टीज कवर करी थी। तो आपको कोई प्रॉपर्टीज नहीं पूछेगा पेपर में, आपको सिंपली कोई टर्म पूछेगा कि मेलिबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, ऐसे टर्म्स। तो प्लीज उन टर्म्स पे जरूर मेंशन करना आप। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, हमारा मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जब हमारा कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक मेटल ऑक्साइड बनाता है एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे मेटल सोल्यूबल होते हैं, मेटल ऑक्साइड सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और वो फर्दर क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं फिर हमारे। बट सारे के सारे मेटल्स कभी कभी नहीं भी होते हैं सोल्यूबल। जैसे कि एग्जांपल है सोडियम और पोटेशियम का, जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो अपना मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे KOH और NaOH बनाते हैं, एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। क्यों, क्योंकि पोटेशियम और जो हमारे सोडियम होते हैं ना, ये वायलेंटली रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के साथ, चाहे वो कोल्ड वाटर है चाहे वो हॉट वाटर है। इसकी वजह से क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इसीलिए हम इन रिएक्शंस को, पोटेशियम और सोडियम वालों को, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। और अगर हम सेकंड एग्जांपल अपना देखें, कैल्शियम जैसे कि हमारा लेस रिएक्टिव होता है, तो वो लेस वायलेंट होता है, तो इसीलिए इसके साथ मेटल ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं रिलीज होती। इसकी वजह से फायर को कैच जल्दी से नहीं करता। अगर इसके अंदर इतनी हीट होती है सोडियम और पोटेशियम के अंदर कि इंस्टेंट ही फायर भी लग सकती है आपकी। और एक और एग्जांपल आपका, एल्यूमिनियम एंड आयरन, AlNFe, ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फर्दर आपका बनाते हैं ये। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड रिएक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो मेटल जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तब क्या होता है, जब हमारे मेटल्स डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है मेटल सॉल्ट एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसे हमारा मेटल मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनाता है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट ये तो थी आपकी थर्ड रिएक्शन। और एक और आपके येलो बॉक्स में आपके एनसीईआरटी में टेबल में लिखा हुआ है एक वर्ड जो कि है एक्वा रीजिया, जिसे लैटिन में रॉयल वाटर भी कहते हैं हम। तो ये भी कभी कभार अगर आपसे वर्ड उठा के पूछ लिया कि एक्वा रीजिया क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। एक्वा रीजिया क्या है, इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर। ये फ्रेश प्रिपेयर करा जाता है मिक्सचर जिसमें क्या होता है, 1 पार्ट आपका नाइट्रिक एसिड होता है और 3 पार्ट्स आपके कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये इतना ज़्यादा इवन एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है, जो भी कह लो आप, कि ये इवन गोल्ड एंड प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर लेता है, जो आपके मेटल्स अगर खुद रिएक्ट करें तो वो भी नहीं कर पाए इसको, विच मेटल्स अलोन कांट। अब हम देखेंगे अपनी लास्ट प्रॉपर्टी मेटल की सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। जब हमारा एक मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे रिवर्स हमें प्रोडक्ट देता है, सॉल्ट सॉल्यूशन ए के साथ बनाएगा और मेटल बी को अलग करेगा। तो इसका मतलब इसमें कौन सा फंडा यूज हो रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज का। इसका मतलब आपको वो जो टेबल है आपकी बुक में, जो कि आपको मैं दिखाऊं तो बुक में पेज नंबर 45 पर आप जैसे मेरे देख रहे हो ये वाला टेबल, जिसको मैं अभी आप पे वीडियो के आगे भी दिखाऊंगी, इसमें क्या है, इसकी वजह से आप ये समझ पाओगे कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब जो इतना ज़्यादा टॉप में होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जितना नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। तो देखो एक एग्जांपल, कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्ट होता है तो जिंक क्या है, मेटल ए, एंड रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए और मेटल बी को अलग कर देगा। तो जिंक ने सल्फेट के साथ बना लिया। क्यों, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, जब हमें रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आएगी, याद होगी वो हमें खुद से। तो नेक्स्ट टॉपिक में रिएक्टिविटी सीरीज का ही बताऊंगी।
रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? जब हम अपने मेटल्स की अरेंजमेंट एक वर्टिकल कॉलम में करते हैं तो किसके हिसाब से? इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज, जितना हम नीचे जाएंगे उतना क्या होगा? डिक्रीज होगी हमारी रिएक्टिविटी। तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज। जो टॉप में होगा मोस्ट रिएक्टिव, बॉटम में लेस रिएक्टिव। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो पोटेशियम टॉप पर है जैसे मान के चलो, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा और मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू अबव ऑफ द मेटल्स प्लेस्ड। ठीक है, तो हम ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज के लिए आप टेबल 3.2 जो कि पेज नंबर 45 है उसको रेफर करें, और जो मैंने अपनी स्टार्टिंग के वीडियोस में वही वैलेंसी वाला टेबल डाला था, अगर आपको वो भी याद है तो ये सेम है। उसमें आप पता लगा पाओगे टॉप एंड बॉटम के हिसाब से। टॉप में मोस्ट रिएक्टिव, और जैसे ही हम उसके नीचे नीचे आते जाएंगे मतलब बॉटम में आएंगे तो लेस रिएक्टिव होता जाएगा, लेस और मोर रिएक्टिव। इतना ही बस याद रखना है इसका। अब हम देखते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं। जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं हमारे। तो ये कंपाउंड्स बनाना, आयनिक बॉन्ड्स बनाने, ये क्या है? हमें इसके बारे में समझना पड़ेगा कि केमिकल बॉन्डिंग्स क्या होती हैं। दो कंपाउंड जैसे सोडियम पोटेशियम, या फिर ये तो एलिमेंट है, दो कंपाउंड जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, इनके आपस में बॉन्डिंग कैसे होगी हमें ये पता करना है। तो 3 रीजंस हैं इसके, 3 कॉज है केमिकल बॉन्डिंग्स के। या तो कोई कंपाउंड अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या उससे ज्यादा लूज करेगा, या फिर वो गेन करेगा, ठीक है, एक या एक से ज्यादा, या फिर वो शेयर करेगा एक या एक से ज्यादा। तो आपको अगर मैं थोड़ा सा एक सिंपल वे में समझाऊं कि कोई, अगर हम एक पर्सन के एग्जांपल से देखें कि कोई पर्सन अपनी एक, मान लो टॉफी का एग्जांपल लेके करते हैं कि एक के पास 8 टॉफीज हैं, एक के पास 2 टॉफीज हैं। तो 8 वाला अपनी टॉफीज 2 वाले को नहीं देगा क्योंकि उसके पास ज्यादा है, तो कम वाला ज्यादा वाले को देके खुद खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को 8 नहीं बना सकता, 8 अपने आप को 10 बना सकता। वही सेम कंपाउंड्स में होता है, जिसके पास लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर करता है, वो लूज करता है, जिसके पास ज्यादा होते हैं वो गेन करता है, और जिसके पास बराबर होते हैं वो शेयर करता है। ये मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। स्टार्ट करती हूँ आयंस के टॉपिक से। अब हम देखते हैं आयंस क्या होते हैं। तो हमारे आयंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम को हम क्या बोलते हैं? आयन। जिसके ऊपर भी चार्ज होगा वो हमारा क्या है? एक आयन है। जब भी वो कैसे बनता है आयन? या तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स एटम, या फिर वो गेन करेगा। तो 2 तरीके की चार्ज होता है हमारे मेटल के ऊपर, आयंस के ऊपर, ठीक है। या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम कैटायन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज एनायंस को हम एनायन बोलते हैं। तो कैटायन एंड एनायन। और अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं कि इसका ना 2 तरह से ना उल्टा फंडा होता है। जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमें क्या लगता है कि वो गेन करके बना है, नहीं। जो एटम अपने, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट वाले शेल के अंदर, तो वो हमारा क्या करता है? लूज करता है। तो हमारा पॉजिटिव वाला हमेशा क्या करता है? लूज करता है। और नेगेटिव वाला हमेशा क्या करता है? गेन। आपको पता है हमारे बॉन्ड्स में जब होते थे हमारे, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, स्टार्टिंग वाले हमारे आइटम के शेल में कितने होते हैं? 2। उसके बाद जितने फिल होते हैं 2, 8, 8, 8 करके फिर हमारे लास्ट तक 8, 8 होते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल है सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो स्टार्टिंग वाले को हमने 2 दे दिए, फिर 8 दे दिए, 2 और 8 10, लास्ट में बचा 1। तो 1 को 8 बनाने के लिए 7 उसको गेन करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा वो क्या करेगा? 1 को लूज कर देगा। और मैंने बताया लूज करते ही क्या बन जाता है हमारा? लूज करने के साथ हमारा बनता है कैटायन। वो लूज कर रहा है तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? सोडियम आयन, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है। इसके उल्टा मैंने कैटायन तो दिखा दिया, एनायन भी दिखाया है। जैसे क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17। तो इसका हम अगर इसे डिवीजन करें कैसे होगा? 2, 8 एंड 7। तो लास्ट सेल में कितने हैं इसके? 7। तो 7 को 8 बनाने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? 1। तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? गेन करेगा। गेन करेगा तो नेगेटिवली चार्ज आएगा, मैंने बताया। तो उसका क्या हो जाएगा? 2, 8 एंड 8। और अब एक और एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। तो हम इसको कैसे फिल करेंगे? 2, 8 एंड 2। लास्ट सेल में कितने बचे इसको? 2। आप ये याद रखना, स्टार्टिंग वाले 2 होता है हमारा, फिर उसके फर्दर जितने भी होते हैं हमारे 8 होते हैं, ठीक है। तो लास्ट इसमें क्या है? 2। तो 2 को 8 बनाने के लिए 6 गेन करेगा। इससे बेटर वो 2 क्या करेगा? वो लूज करेगा।
तो अगर ये क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है क्योंकि उसको एक ही आयन की जरूरत है, तो क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, MgCl2 होता है ना, 2 क्लोरीन चाहिए क्योंकि एक ये इसको दे देगा अपना एक आयन, एक इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा, Mg2+ बनेगा क्योंकि इसने 2 क्या करे, लूज करे, और Cl- बनेगा ट्वाइस क्योंकि इसने क्या करा है, एक उसको आयन को गेन करा है, तो गेन वाले के पास नेगेटिव साइन होता है और लूज करने के बाद हमारा क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है हमारा। अब हम लास्ट देखते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। जो हमारे कंपाउंड्स जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। वो कैसे बनते हैं, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में, अभी हमने पिछले एग्जांपल्स देखे ही हैं। और आयनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी हम इनको बोलते हैं। तो अब इनकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं हम। इनका फिजिकल नेचर क्या होता है आयनिक कंपाउंड्स का, ये क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और ये अपोजिट चार्ज की वजह से आयंस एक एटम से दूसरे एटम में क्या करते हैं, आयंस को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनकी फिजिकल नेचर है इनका। और दूसरा, अगर हम इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें आयनिक कंपाउंड का, इसका यूजुअली हाई होता है इनका। और हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी, तो ये सॉल्युबल होते हैं आयनिक कंपाउंड्स वाटर में और इनसॉल्युबल होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। और हम इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन देखें तो उसमें क्या होता है, जब भी हम किसी आयनिक सॉलिड को वाटर में डिप करते हैं या फिर उसको मेल्ट करते हैं तो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो ब्रोक हो जाता है, मतलब टूट जाता है, और उसके अंदर जो आयंस हो जाते हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं इधर से उधर, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। जब वो फ्री हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने सारा चैप्टर कवर कर लिया, फर्दर भी ये चैप्टर है बट आपके सीबीएसई बोर्ड ने आगे का चैप्टर कटवा रखा है, तो जितना सिलेबस में है मैंने उतना ही बताया आपको। तो अब मैं चैप्टर की एंडिंग करती हूँ। तो स्टूडेंट्स लास्ट रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप इस वीडियो को n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक शेयर करें, और जिन बच्चों को भी ये चैप्टर समझ में ना आए उनको भी शेयर करें। थैंक यू।